स्पॉइलर अलर्ट। एंड आई नो कि ये काफ़ी फूलिश साउंड करता है क्योंकि अभी तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई है एंड मैं अभी से इस मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में बात करना शुरू कर चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में सच में कुछ स्पॉयलर्स शायद से ऐसे होंगे जो कि हमें मूवी में दिखाए जाएंगे, जिस पर मैं इस मूवी के रिसेंट में हुए लीक फुटेजेस के बारे में बात करना चाहूँगा कि उस पर से किस तरह की स्टोरी आगे चल के बन सकती है और किस तरह से हमें इस मूवी में दिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पावर हायरार्की के बारे में कि किस तरह से रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी में नए नए गैंगस्टर्स उभरना शुरू हो चुके हैं एंड किस तरह से उन गैंगस्टर्स को सप्रेस करते हुए हमारा हमजा एक राइजिंग लीडर की तरह उभरेगा, जो कि आगे चलकर रहमान डकैत का टाइटल यानी शेर बलूच का टाइटल को कैरी करेगा। अब आता है उजैर की बारी, जो कि रहमान डकैत का छोटा भाई है, जिसके बारे में हम बहुत जल्द बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही साथ पावर हायरार्की में उजैर के बाद भी एक और ऐसा बंदा आता है जो कि हमजा की जगह ले सकता है, और वो है नईम डकैत या फिर नईम बलोच, जो कि रहमान डकैत यानी रहमान बलोच का अपना सबसे छोटा बेटा है। और अपनी हिस्ट्री से हमने इतना तो जाना ही है कि एक राजा के बाद उसके बेटे को राजा बनाया जाता है, फिर चाहे वो नया राजा कितना भी छोटा हो। तो रहमान डकैत की मौत के बाद हमारा हमजा सबसे पहले उजैर बलोच को न मार के बाकी सारे साइड गैंगस्टर्स को मारना शुरू करेगा, जो कि लियारी में अभी भी एक्टिव हैं। और इन साइड गैंगस्टर्स में सबसे बड़ा नाम अरशद पप्पू का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरशद पप्पू का खेल खत्म हो जाएगा इस मूवी के फर्स्ट हाफ खत्म होने तक। और जब ये सारे साइड गैंगस्टर्स और अरशद पप्पू मारा जाएगा तो हमारा हमजा एक कॉन्स्पिरेसी रचेगा, जैसा कि उसने रहमान डकैत को मारने के लिए रची थी। लेकिन अब की बार शिकार उजैर बलोच होगा एंड उजैर बलोच के मरने के बाद लोगों के दिमाग में दो कैंडिडेट्स होंगे। पहला नईम बलोच, जो कि रहमान डकैत का छोटा बेटा है, और दूसरा होगा हमारा हमजा। और यहीं पर हमारा हमजा एक मास्टर स्ट्रोक खेलेगा। वो खुद को एज ए प्रॉक्सी किंग लियारी के सामने डिक्लेयर कर देगा, जो कि नईम बलोच का संरक्षक है। इट मीन जब तक नईम बलोच बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमारा हमजा ही रूल करेगा। एंड इस चीज से हमारे हमजा को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा। पहला, वो रहमान डकैत की जगह ले लेगा, और दूसरा मिलेगा लोगों और बलोचों की लॉयल्टी, जो कि उसे पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस इंसान बना देगी। और अब चूंकि हमजा पूरे लियारी पे कब्जा कर चुका है एंड जिसका लियारी होता है उसका कराची होता है, और जिसका कराची होता है उसका पूरा पाकिस्तान होता है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सुना था। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ही डेप्थ बनाती है इस समय, क्योंकि इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमजा की पावर की जो हंगर है वो अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि रहमान डकैत की पोजीशन को लेने के बाद अब ये बंदा पूरे गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहता है। और वो ये करेगा कैसे? जमील जमाली के थ्रू। तो सबसे पहले बता दूं कि जमील जमाली एक लोकल पॉलिटिशियन है जो कि अभी तक एक MLA ही है एंड अब उसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो हमजा का ससुर है, और हमजा को जमाली से बेहतर पपेट नहीं मिल सकता, जो कि उसके लिए पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसके कदमों में लाके रखते। एंड इस मूवी में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलने वाला है। हमजा धीरे धीरे जमाली को अपर पोस्ट पे प्रमोट करता चला जाएगा तब तक कि जब तक कि वो उसके काम का है। जब वो उसके काम का नहीं रहेगा एंड हमजा को उससे एक बेटर पपेट मिल जाएगा तब वो इसे उससे रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये भी उठता है कि इस पूरी स्टोरी में चौधरी असलम और मेजर इकबाल का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा हमजा एक इंडियन स्पाई है, जिसके बाद ये दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे और हमजा के हंट के लिए निकलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हमजा इन्हें कैसे टक्कर करेगा, क्योंकि इनमें से एक के पास लोकल पुलिस की पावर है तो दूसरे के पास ISI की पावर है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हम रियल लाइफ इंसिडेंट से रेफरेंसेस ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SP चौधरी असलम के बारे में। तो उनके बारे में खबर कुछ ऐसी है कि कार वाले ने अपने कार में बम रख के उनके कार से जाके टक्कर मार दी थी, जस्ट लाइक उरी अटैक। तो यहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आदित्य धर इसी रूट को लेंगे और चौधरी असलम का इस मूवी में खेल कुछ इसी तरह से खत्म होगा। एंड चूंकि अब हमारे हमजा के पास पूरे बलोच रिवोल्यूशन आर्मी है, इसके साथ ही साथ लियारी की सबसे बड़ी गैंगस्टर वाली आर्मी है, तो उसके लिए ये मूव पुल ऑफ करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। एंड इसी के बाद अगर हम बात कर ले मेजर इकबाल के बारे में, जो कि रामपाल का कैरेक्टर है, तो यहाँ पर भी हम रियल लाइफ इंसिडेंट से रेफरेंसेस ले सकते हैं। लाइक हमें पता है कि मेजर इकबाल की मौत कुछ इस तरह से हुई थी कि उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा, जो कि मुझे लगता है कि इसके पीछे भी हमजा का ही हाथ होगा, क्योंकि हमजा के अंडर में पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो उसके लिए ये मूव पुल अप करना भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य धर क्रिस्टोफर नोलन के सिनेमेटोग्राफी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें धुरंधर पार्ट 2 में एक पैरेलल स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी हमजा और मेजर इकबाल के बीच। और अगर तुमने धुरंधर पार्ट 1 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि हमजा और
मेजर इकबाल के बीच कुछ तो सिमिलर है। उन दोनों का काम एंड कैलकुलेटेड माइंड, इसके साथ साथ मन के अंदर चल रहा वो केओस और वायलेंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जसकीरत सिंह रंगी के जो पास्ट लाइफ में जो उसके साथ जो वो ट्रॉमा हुआ था, उसके फैमिली बैकग्राउंड के साथ जो भी कुछ भी हुआ है, उसके पीछे भी शायद से मेजर इकबाल का ही हाथ होगा। और अगर ऐसा फिल्म में होता है तो यहीं से ये स्टोरी हमजा के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की एंडिंग के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि इस मूवी की एंडिंग बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारा हमजा मारा जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। जिस चीज़ के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं इस मूवी के लीक फुटेजेस के थ्रू, जिसमें हम हमजा को लॉन्ग बियर्ड के साथ सर पे पगड़ी बांधे देखते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम इस लीक फुटेजेस में थोड़े से और चीज़ नोटिस करने चाहो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर हमजा के हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इसके साथ साथ इसने कोट और पैंट पहना है, इट मीन्स पूरी तरह से सूट अप है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा फाइनली पाकिस्तान से एस्केप कर चुका है एंड ये इंडिया में पहुंच चुका है एंड शायद से इससे एक अच्छा खासा ऑनर मिल रहा होगा। एंड अगर ऐसा होता है तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर सिनेमा हॉल से निकलेंगी कि हाँ, दिल का एक बोझ खत्म हो गया। बाकी ये रही मेरी थ्योरी धुरंधर पार्ट 2 को लेकर। एंड अगर तुम्हें इस कहानी में ज़रा सा भी दम लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह के पॉइंट्स को मिस कर दिया हो एंड किसी भी तरह की थ्योरीज को मिस कर दिया हो जो कि तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं देखना चाहूँगा कि मेरे अलावा और इतना कौन सोच रहा है।